जून 2015। उस समय मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया हुआ करते थे। राकेश मारिया मुंबई पुलिस के बेस्ट ऑफिसर में से एक थे। इन्होंने 26/11 जैसे केस की जांच की थी। एक दिन उनके ऑफिस के फोन पर किसी लड़की का फोन आता है और वो लड़की राकेश मारिया को बताती है कि शीना बोरा नाम की एक लड़की 3 साल से गायब है और शीना बोरा की बहन इंद्रानी मुखर्जी ने ही उसका मर्डर किया है। राकेश मारिया को पहले तो समझ नहीं आया कि आखिर उन्हें ही ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी गई, लेकिन इंद्रानी मुखर्जी का नाम सुना तो वो समझ गए कि इल्जाम किसी छोटी मोटी हस्ती पर नहीं बल्कि मीडिया इंडस्ट्री का बड़ा नाम इंद्रानी मुखर्जी पर लगा था। इंद्रानी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी को मीडिया टाइकून कहा जाता था। स्टार टीवी जैसे बड़े बैनर के वो सीईओ रह चुके थे और पीटर मुखर्जी की पत्नी पर मर्डर का इल्जाम लगा था। तो ये केस कोई छोटा मोटा केस नहीं था। मुंबई कमिश्नर राकेश मारिया को पता था कि बिना सबूत के इंद्रानी मुखर्जी से पूछताछ करना हंगामा करवा सकता है, तो उन्होंने अपनी तरह से केस इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। उन्होंने सबसे पहले एक अनऑफिशियल टीम बनाकर इस केस में जांच शुरू करी। सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की कि शीना बोरा नाम से किसी पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग कंप्लेन की गई है या नहीं, तो ऐसी कोई भी मिसिंग रिपोर्ट उन्हें नहीं मिलती। राकेश मारिया को समझ नहीं आ रहा था कि केस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। उन्होंने जो टीम बनाई थी वो जांच में लगी हुई थी। तभी इंद्रानी मुखर्जी के एक ड्राइवर श्यामवर राय के बारे में पता चलता है, जो कि 3 साल पहले इंद्रानी के यहाँ ही काम करता था। पुलिस को लगा कि इससे पूछताछ करने से कुछ तो पता चलेगा, तो टीम ने श्यामवर की पूरी हिस्ट्री निकलवाई। तो पता चला कि श्यामवर राय के पास अवैध कट्टा है। और फिर क्या था, श्यामवर से आर्म्स एक्ट के तहत पूछताछ शुरू की गई। थोड़ी ही देर में वो पुलिस के सामने टूट जाता है और बताता है कि 3 साल पहले यानी 2012 में इंद्रानी मुखर्जी ने अपनी बहन शीना बोरा की हत्या करके उसे महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जंगल में दफन कर दिया था। और ये सब उसने इंद्रानी मुखर्जी के कहने पर किया था। मर्डर का पूरा प्लान इंद्रानी मुखर्जी ने ही बनाया था। यहाँ तक कि इस पूरे प्लान में इंद्रानी मुखर्जी के दूसरे पति संजीव खन्ना ने भी साथ दिया था। अब पुलिस फौरन श्यामवर को लेकर वहां पहुंचती है जहां उसने लाश को जलाने का दावा किया था। रायगढ़ के जंगलों में जब पुलिस पहुंची तो बताई हुई जगह पर खुदाई शुरू कर दी और कुछ बॉडी के पार्ट के कंकाल उन्हें वहां पर मिल भी गए। फिर पुलिस की टीम ने पास के ही पुलिस स्टेशन से जानकारी ली और उन्हें पता चला कि 2012 में अप्रैल महीने के अंत में यहीं आसपास एक जली हुई बॉडी के पार्ट्स मिले थे। लेकिन कुछ दिन जांच पड़ताल करने के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि ये बॉडी किसकी है, तो मिले हुए पार्ट्स का अंतिम संस्कार पुलिस ने खुद ही करवा दिया। श्यामवर ने जो भी बताया था वो तो कंफर्म हो चुका था, लेकिन अभी भी बॉडी पार्ट्स का डीएनए मैच करवाना था और पुलिस को और सबूत इकट्ठा करने थे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि इंद्रानी मुखर्जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी और इस केस में थोड़ी सी भी चूक पूरा केस खत्म कर सकती थी। श्यामवर ने ये भी बताया था कि बॉडी जलाते समय रायगढ़ के जंगलों में इंद्रानी और इंद्रानी के दूसरे पति संजीव खन्ना भी उसी के साथ थे। अब जब पुलिस ने इन तीनों की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उससे ये कंफर्म हो गया कि तीनों उस दिन एक साथ रायगढ़ में ही थे। और फिर ये दोनों सबूत मिलने के बाद पुलिस ने 25 अगस्त 2015 को बिना किसी को भनक लगे इंद्रानी मुखर्जी को अपनी बहन शीना बोरा के मर्डर में गिरफ्तार कर लिया और सुबह होते ही ये खबर पूरी मीडिया में फैल चुकी थी। और 26 अगस्त 2015 को संजीव खन्ना को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन सबको हिरासत में लेने के बाद पुलिस अपनी पूछताछ शुरू करती है, लेकिन जो खुलासा इंद्रानी मुखर्जी ने किया उससे सबके होश उड़ गए। गिरफ्तारी की गई थी शीना बोरा के मर्डर के लिए, जो कि पुलिस को पता था कि वो इंद्रानी मुखर्जी की बहन है, लेकिन खुलासा हुआ कि शीना बोरा इंद्रानी की बहन नहीं बल्कि बेटी है। पुलिस कंफ्यूज हो चुकी थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो शीना बोरा अब तक इंद्रानी मुखर्जी की बहन थी, वो इंद्रानी मुखर्जी की बेटी कैसे हो सकती है। और जानते हैं इंद्रानी की जिंदगी के बारे में। इंद्रानी मुखर्जी का जन्म 1972 में गुवाहाटी में हुआ था। कॉलेज में पढ़ाई करते समय इंद्रानी की मुलाकात होती है सिद्धार्थ दास से और वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और महज 15 साल की उम्र में ही इंद्रानी ने सिद्धार्थ से शादी कर ली और 1987 में इंद्रानी को पहला बच्चा हुआ और वो बच्ची थी शीना बोरा, जिसे लोग अब तक इंद्रानी की बहन मान रहे थे।
फिर 1988 में उन्हें दूसरा बच्चा होता है जिसका नाम था मिखेल बोरा। कुछ दिन तक तो इंद्रानी और सिद्धार्थ के बीच सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर दोनों अलग हो जाते हैं और इंद्रानी से इतनी कम उम्र में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई गई। इंद्रानी सिद्धार्थ और अपने बच्चों को छोड़कर कोलकाता आ गई। इसके बाद शीना बोरा और मिखेल अपने नाना नानी के साथ रहने लगे। कोलकाता में इंद्रानी की मुलाकात होती है संजीव खन्ना से। संजीव खन्ना बड़ा बिजनेसमैन था और दोनों ने 1993 में शादी कर ली। लेकिन जो जिंदगी इंद्रानी अपने पीछे छोड़ कर आई थी, इसके बारे में उन्होंने संजीव खन्ना को कुछ नहीं बताया, ना ही अपने पहले पति के बारे में बताया और ना ही अपने दोनों बच्चों के बारे में, और बिल्कुल नए सिरे से कोलकाता में जिंदगी बिताने लगी। और संजीव से इंद्रानी को 1997 में एक बेटी होती है जिसका नाम था विधि। अब इंद्रानी किसी काम के सिलसिले से मुंबई जाती हैं और एक पार्टी में उसकी मुलाकात होती है पीटर मुखर्जी से, और उस समय पीटर मुखर्जी स्टार इंडिया के सीईओ थे। इंद्रानी मुखर्जी को लगा कि पीटर के साथ नजदीकियां बढ़ाना उसके लिए फायदेमंद हो सकता है, और फिर वहीं से इंद्रानी और पीटर के बीच बातें शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते पीटर और इंद्रानी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और फिर क्या था, इंद्रानी ने पीटर के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने का फैसला किया और संजीव को तलाक देकर 2002 में पीटर और इंद्रानी ने शादी कर ली। आपको बता दें कि ये पीटर मुखर्जी की दूसरी शादी थी और इंद्रानी की तीसरी शादी थी। पीटर को इंद्रानी के दूसरे पति संजीव के बारे में तो पता था, लेकिन इंद्रानी ने पीटर मुखर्जी को अपनी सबसे पहली शादी, अपने पहले पति और अपने 2 बच्चों के बारे में नहीं बताया था। पीटर मुखर्जी की पहली शादी से पीटर को एक बेटा था जिसका नाम राहुल था, और इंद्रानी की दूसरी बेटी विधि को भी पीटर ने अडॉप्ट कर लिया था। पीटर से शादी के बाद इंद्रानी की तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। हर दिन किसी बड़े सेलिब्रिटी से मिलना जुलना लगा ही रहता था। इंद्रानी अपनी शान और शौकत की जिंदगी एंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी एक दिन इंद्रानी के माँ बाप इंद्रानी से कांटेक्ट करते हैं और इंद्रानी के दोनों बच्चे शीना और मिखेल की आगे की पढ़ाई का जिक्र करते हैं। जहां एक तरफ इंद्रानी अपनी चकाचौंध से भरी जिंदगी में इतना व्यस्त थी, वहीं दूसरी तरफ उनके माँ बाप उसे उसका अतीत याद दिला रहे थे। इंद्रानी भी अपने अतीत से कब तक भागती, तो इंद्रानी ने शीना और मिखेल को कोलकाता मिलने के लिए बुलाया। इंद्रानी के बच्चे अपनी माँ से कभी नहीं मिले थे और ये पहली बार था कि वो दोनों इंद्रानी से मिलने वाले थे, और कहीं ना कहीं वो दोनों भी खुश थे क्योंकि बड़े होने के बाद वो अपनी माँ से पहली बार मिल रहे थे। इंद्रानी मुखर्जी अपने दोनों बच्चों से मिलती है और बोलती है कि वो उन दोनों का पूरा खर्चा उठाने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर कि पूरी दुनिया के सामने उन दोनों को इंद्रानी का बेटा बेटी नहीं बल्कि भाई बहन बनकर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका अतीत उसका सुनहरा भविष्य खराब कर दे। अच्छी जिंदगी की चाह में वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं और 2005 में वो दोनों मुंबई आ गए। अब इंद्रानी ने जितने भी लोगों से शीना और मिखेल को मिलवाया, यही बोला कि ये दोनों उसके भाई बहन हैं। शीना मुंबई में रहकर ही पढ़ाई करने लगती हैं और मिखेल पढ़ने के लिए बैंगलोर चला जाता है। इधर पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी ने 2006 में आईएनएक्स मीडिया नाम की कंपनी खोली और टीवी पर 2 नए चैनल लॉन्च किए। यहाँ तक कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में इंद्रानी मुखर्जी को दुनिया की 50 सबसे कामयाब औरतों में शामिल किया गया। इंद्रानी मुखर्जी के पास वो हर चीज थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने दूसरे पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर अपनी बेटी का ही मर्डर कर दिया। शीना बोरा मुंबई में ही रहती थी तो इंद्रानी के यहाँ पार्टी में आया जाया करती थी, और साल 2008 में उसकी मुलाकात पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी से हुए बेटे राहुल से होती है। शीना और राहुल एक ही मुलाकात में एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इन दोनों के बीच मिलना जुलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब इस बारे में इंद्रानी और पीटर को पता चलता है तो वो इन दोनों के रिश्ते से नाखुश होते हैं। इंद्रानी को ये डर था कि शीना राहुल को इंद्रानी की सच्चाई बता देगी, और ये भी कि अगर शीना और राहुल का रिश्ता आगे बढ़ा तो शीना प्रॉपर्टी की मालकिन भी बन जाएगी, क्योंकि पीटर मुखर्जी ने अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा राहुल के नाम पर रखा था। तो हर तरह से इंद्रानी का ही लॉस था। इंद्रानी मुखर्जी ने शीना को कई बार धमकी दी और राहुल से अलग रहने को बोला, लेकिन शीना ने उसकी एक बात नहीं सुनी और 2009 से 2011 तक शीना और राहुल एक साथ ही रहने लगे और 2011 में दोनों सगाई भी कर लेते हैं।
इंद्रानी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अब इंद्रानी ने शीना को रास्ते से हटाने का सोचा और इस प्लान में उसने अपने दूसरे पति संजीव खन्ना को भी शामिल कर लिया। इंद्रानी ने संजीव को ये बोला कि अगर शीना ने राहुल से शादी की तो विधि, जो कि संदीप की भी बेटी थी, उसे प्रॉपर्टी कम मिलेगी और इसी लालच में वो भी शामिल हो जाता है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शीना बोरा की हत्या आखिर हुई कैसे। पुलिस कस्टडी में ड्राइवर ने बताया कि मर्डर का पूरा प्लान इंद्रानी मुखर्जी का ही था। संदीप खन्ना कोलकाता से पहले ही मुंबई आ चुका था और 24 अप्रैल 2012 को इंद्रानी शीना को बात करने के बहाने से बुलाती हैं। शीना बताई हुई जगह पर पहुंचकर इंद्रानी का इंतजार कर रही थी। तभी एक गाड़ी आकर रुकी। शीना ने जब देखा कि गाड़ी के अंदर इंद्रानी है तो वो भी उस गाड़ी में जाकर बैठ गई, लेकिन उस गाड़ी में संजीव खन्ना पहले से ही बैठा हुआ था और श्यामवर गाड़ी चला रहा था। इंद्रानी ने शीना को पीने के लिए पानी की बोतल दी। शीना ने जैसे ही पानी पिया वैसे ही वो बेहोश हो जाती है। इंद्रानी ने श्यामवर को सुनसान इलाके में जाने को बोला और वहां जाकर इंद्रानी ने शीना का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब उन लोगों को जल्द से जल्द शीना की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना था, तो उन्होंने रायगढ़ के जंगल को चुना और समय सुबह का चुना क्योंकि उस समय ट्रैफिक कम रहता है। तो उन्होंने शीना को गाड़ी में ऐसे बैठाया जैसे कि वो जिंदा हो। एक तरफ से इंद्रानी बैठी, दूसरी तरफ से संजीव, जिससे कि ये लगे कि शीना बीच में आराम से बैठी है और किसी को कोई शक भी ना हो। फिर इंद्रानी अपने घर चली जाती है। तब तक शीना का फोन इंद्रानी के पास ही रहता है और संजीव अपने होटल में चला जाता है। अब 25 अप्रैल 2012 की सुबह के 4 बजे फिर से इंद्रानी और संजीव श्यामवर के साथ शीना की बॉडी को रायगढ़ जिले के जंगल में ले जाते हैं और लाश को कुछ टुकड़ों में काट कर जला देते हैं और फिर वहीं दफनाकर वहां से भाग जाते हैं और अपने रोजमर्रा के काम में लग जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। शीना का फोन अभी भी इंद्रानी के पास ही था। शीना के फोन पर राहुल का फोन और मैसेज भी आ रहा था क्योंकि शीना बिना बताए गायब थी। तब इंद्रानी ने शीना बनकर राहुल के मैसेज का रिप्लाई करा और कुछ समय के लिए राहुल भी शांत हो गया, लेकिन फिर अचानक शीना का फोन ऑफ हो जाता है और राहुल ने पुलिस कंप्लेन करने का सोचा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इंद्रानी ने पुलिस को ये बोल दिया कि शीना यूएस शिफ्ट हो चुकी हैं और राहुल जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा है। यहाँ तक कि इंद्रानी ने शीना के ऑफिस में रेजिग्नेशन लेटर भी भेज दिया था और राहुल को मैसेज भी किया कि वो हमेशा के लिए यूएस में शिफ्ट हो रही है। राहुल ने भी काफी हाथ पैर मारे, लेकिन शीना का कुछ भी पता नहीं चला और ये मर्डर 3 साल तक दुनिया से छिपा रहा। लेकिन फिर पुलिस को एक अननोन फोन कॉल आया और पुलिस ने भी कॉल को सीरियस लिया और इसी वजह से इस हाई प्रोफाइल केस का खुलासा हुआ। वो अननोन फोन कॉल किसका था और किसने किया था, इसका खुलासा अभी तक पुलिस ने नहीं किया है। पुलिस की जांच के हिसाब से इस पूरे केस में पीटर मुखर्जी का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन जब इस केस की जांच सीबीआई शुरू करती है तब सीबीआई ने बताया कि इंद्रानी मुखर्जी के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इंद्रानी ने जिस दिन शीना बोरा की हत्या की थी उस दिन पूरे समय वो पीटर मुखर्जी से फोन में बात कर रही थी। तो बाद में 19 नवंबर 2015 को पीटर मुखर्जी को भी हिरासत में ले लिया गया। सीबीआई ने सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद 2016 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और उसमें इंद्रानी, पीटर मुखर्जी और संदीप खन्ना को मुख्य आरोपी बताया और श्यामवर, जो कि ड्राइवर था, सरकारी गवाह बन गया। इसके बाद चारों को जेल भेज दिया गया, लेकिन फिर 4 साल जेल में बिताने के बाद पीटर मुखर्जी को रिहा कर दिया गया, ये बोलकर कि पीटर मुखर्जी का इस केस से कुछ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इंद्रानी मुखर्जी ने भी जेल से निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उसकी बेल हर बार रिजेक्ट कर दी गई। जेल से उसने कोर्ट को ये तक बोला कि शीना बोरा जिंदा है और उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन इंद्रानी को कोई फायदा नहीं हुआ। 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि केस अभी भी अंडर ट्रायल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल बाद इंद्रानी मुखर्जी को जमानत पर रिहा कर दिया और 2022 को ड्राइवर श्यामवर और संदीप खन्ना को भी बेल मिल गई। इस कहानी में बहुत से अनसुलझे राज हैं, जैसे कि क्या सच में शीना बोरा आज भी जिंदा है और पुलिस के पास जो अननोन फोन कॉल आया था वो किसका था। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।